नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 11 का टॉपिक कार्य ऊर्जा एवं शक्ति जो 6 चैप्टर है उसके कुछ एग्जांपल्स की। जो हमारे पास में फर्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, वो एग्जांपल है कि हमारे को एक बल दे रखा है F = 3I + 4J - 5K तथा विस्थापन D = 5I + 4J + 5K 3K के बीच का कोण ज्ञात करना है। F का D पर प्रक्षेप भी ज्ञात करना है। हमारे को एक तो F का D पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, इसके साथ में हमारे को इस क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों जो राशियां दे रखी है F और D, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को F की जो वैल्यू दे रखी है, पहले F की वैल्यू देखेंगे आपके पास में क्या है। F वेक्टर इक्वल टू बता रखा है 3I + 4J + -5K। ये हमारे को F की वैल्यू दे रखी है। D जो विस्थापन है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 5I + 4J + 3K। अब दोस्तों हमारे को यहां पर पूछा है कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि इनके डॉट प्रोडक्ट्स हैं। F वेक्टर डॉट D वेक्टर = हम जानते हैं F वेक्टर का मोड D वेक्टर का मोड cos थीटा। जहां ये जो थीटा होता है दोस्तों, थीटा होता है F वेक्टर व D वेक्टर के मध्य का कोण है दोस्तों, मध्य का कोण। यहां पर आप देखेंगे कि यदि हमारे पास में यदि थीटा यहां से निकालना है तो F वेक्टर डॉट D वेक्टर, F वेक्टर का मोड और D वेक्टर का मोड, ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सर्वप्रथम हम F वेक्टर डॉट D वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। F वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 3I + 4J -5K डॉट 5I + 4J + 3K। यहां से आप देखेंगे दोस्तों कि इनका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I डॉट I तो हो जाएगा 1, तो 3 × 5 15 I डॉट I का J के और K के साथ में डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। यहां से आप देखेंगे फिर J का, तो 4 का 4 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 16 J डॉट J। यहां से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 15 K डॉट K और बाकी की जो राशियां हैं जो दोस्तों 0 हो जाएगी। अब यहां पर ये जो I डॉट I है ये भी 1 हो जाएगा, J डॉट J है वो भी 1 हो जाएगा, K डॉट K है ये भी 1 हो जाएगा। तो F वेक्टर डॉट D वेक्टर बराबर हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है 15 + 16 - 15। तो इसकी जो फाइनली वैल्यू आई है वो दोस्तों आ गई है 16। अब यहां से हमारे पास में F वेक्टर डॉट D वेक्टर की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें चाहिए F, इट मीन्स F वेक्टर का मोड चाहिए। इसका मतलब हो गया I और J और K के गुणांकों का वर्ग करके जोड़कर अंडर कर दीजिए। तो यहां से आप देखेंगे F वेक्टर की हमें वैल्यू दे रखी है। F वेक्टर बराबर हमें दे रखा है दोस्तों 3I + 4J - 5K। तो इसका I के गुणांक, ये जो I का गुणांक है दोस्तों ये वाला, इसका वर्ग कर दीजिए तो 3 का वर्ग प्लस J के गुणांक 4 का वर्ग, फिर प्लस में -5 का वर्ग, फिर उसका अंडर कर देंगे तो हमारे पास में इसका परिमाण निकल कर आ जाएगा। 3 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 9 + 16 + 25, तो ये हमारे पास में आ चुका है दोस्तों 50। तो 50 का अंडर इसे हम 5√2 भी पुट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम दोस्तों फाइंड आउट करेंगे यहां से D का परिमाण।
डी की जो वैल्यू है हमें दे रखी है दोस्तों 5ik प्लस 4jk प्लस 3k। यहां से इसका जब परिमाण फाइंड आउट करेंगे तो आई कैप के गुणांक का, जे कैप के गुणांक का और के कैप के गुणांक का वर्ग करके अंडूड कर देंगे। तो आई कैप का जो गुणांक है वो है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर उसका अंडूड हम यहां पर कर देंगे। तो यहां से देखिए 5 का जो स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है और 3 का जो स्क्वायर है फिर से हमारे पास में 50 आएगा। तो इससे हम 5√2 पुट कर देंगे और इसका यहां पर जो मात्रक है वो मीटर में आ जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद में यहां से आप देखेंगे आगे इसका सॉल्यूशन, हमें एफ और डी की वैल्यू प्राप्त हो गई है। तो जो कोस थीटा है, कोस थीटा बराबर हम यहां पर पुट कर रहे हैं। कोस थीटा बराबर हमारे पास में आ जाएगा एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर अपॉन एफ इंटू डी। तो एफ वेक्टर की जो वैल्यू है वो हमारे पास में, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर की जो वैल्यू हमारे पास में आई वो आई है 16 और एफ की जो वैल्यू आई है वो आई है 5√2 और डी की जो वैल्यू आई है वो भी 5√2। यहां से जो कोस थीटा है वो हमारे पास में देखिए दोस्तों क्या निकल कर आ रहा है 16 अपॉन 25 इंटू 2। तो यहां से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 8 अपॉन में 25 आ गया है दोस्तों। अब यदि हम यहां से थीटा की वैल्यू देखें तो थीटा बराबर आ गया है कोस इनवर्स 8 अपॉन में 25। तो ये है दोस्तों हमारे पास में इसकी फाइनली जो वैल्यू है, इसे हम, ये हमारे पास में आ चुका है थीटा का मान। तो दोस्तों ये है एफ वेक्टर और डी वेक्टर के मध्य का कोण। इसके साथ में एफ का डी पर जो प्रक्षेप है, एफ का डी पर प्रक्षेप है वो हो जाता है एफ कोस थीटा और एफ कोस थीटा की जो वैल्यू है दोस्तों हमारे पास में क्या आएगी, एफ का प्रक्षेप डी पर जो प्रक्षेप है इसका मतलब जो एंगल है वो थीटा है। तो यहां से आप देखेंगे कि देखिए दोस्तों यहां से आपके पास में ये वैल्यू निकल कर आ रही है एफ कोस थीटा। एफ कोस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, एफ कोस थीटा हमें ज्ञात करना है। हमें एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर बराबर एफ वेक्टर का मोड डी वेक्टर का मोड कोस थीटा, इसकी वैल्यू हमारे पास में 16 आ चुकी है। यहां से एफ कोस थीटा बराबर आ जाएगी 16 अपॉन में डी 16 और डी की जो वैल्यू हमारे पास में आई थी अभी 5√2। तो ये हमारे पास में आ गया है एफ का डी पर प्रक्षेप, जिसे हम एफ कोस थीटा कह सकते हैं 16 अपॉन 5√2 न्यूटन में, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था पहला एग्जाम्पल और ये था इसका सॉल्यूशन और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये एग्जाम्पल अच्छे समझ में आया होगा। तो सेकंड एग्जाम्पल है वो क्या है कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि वर्षा की बूंद नीचे की ओर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और बूंद के गिरने की दिशा के विपरीत लगने वाले प्रतिरोधी बल के प्रभाव के अधीन गिरती है। प्रतिरोधी बल बूंद की चाल के अनुक्रमानुपाती परंतु अनिर्धारित होता है। मतलब जो प्रतिरोधी बल लगता है उसका पता नहीं है, उसकी वैल्यू क्या होती है। माना कि 1 ग्राम द्रव्यमान की वर्षा की बूंद 1 किलोमीटर ऊंचाई से गिर रही है। यह धरातल पर 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से संघट करती है। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या है, अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य क्या है। हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर 2 चीजें पूछी है, साथ में हम आपको ये बता दें कि यहां पर इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को एक तो जो बूंद है उसका द्रव्यमान हमारे को दे रखा है m की वैल्यू 1 ग्राम, बूंद का द्रव्यमान 1 ग्राम दे रखा है और पृथ्वी की सतह से जो बूंद है दोस्तों वो है 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिर रही है। इट मीन्स 1000 मीटर की ऊंचाई से बूंद गिर रही है। इसके साथ में हमारे को ये बता रखा है कि जब बूंद पृथ्वी की सतह से टकराती है तब उसकी जो वेलोसिटी है वो है 50 मीटर प्रति सेकंड।
देखिए दोस्तों, जो 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से बूंद टकरा रही है। अब इस क्वेश्चन में हमारे को एक तो पूछा है गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। पहला जो पार्ट है इसमें हमारे को पूछा गया है गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, जो बूंद है वो ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है और हम ये कंसीडर कर लें कि ये जो ऊंचाई है वो h जो कि 1 किलोमीटर दे रखी है, प्रारंभिक वेग 0 है और जब ये यहां से पृथ्वी से टकराती है तो उसकी वेलोसिटी v हो जाती है, जो कि हमारे को क्वेश्चन के अंदर 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड दे रखी है दोस्तों। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि दोस्तों यहां पर यदि इसकी वेलोसिटी 0 है तो इसके अंदर जो भी एनर्जी होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी और सारी की सारी जो स्थितिज ऊर्जा है वो यहां से यहां तक गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर जो एनर्जी संचित थी वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा थी और वह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ही जब यहां से इसको यहां पर लाते तो वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी और वही गुरुत्वीय बल द्वारा किए गए कार्य के इक्वल होती है दोस्तों। तो कार्य बराबर है हमारे पास में यहां पर जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, उसके इक्वल गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। तो यहां पर m की जो वैल्यू है दोस्तों वो हमारे को दे रखी है 1 ग्राम। 1 ग्राम को हम 10⁻³ किलोग्राम पुट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मात्रक ही यूज में हमें लेना है 10⁻³ किलोग्राम। जी की जो वैल्यू है दोस्तों वो हमें लेनी है 9.8 और h का जो मान है दोस्तों वो हमारे को बता रखा है 1000 मीटर, जिसे हम 10⁻³ मीटर भी पुट कर सकते हैं। तो यहां से 10⁻³ प्लस में 3 ये और माइनस में 3 ये 10⁻0 हो जाएगी। 10⁻0 मीन्स हो जाएगा 1। यहां से 9.8 निकल कर आएगा तो ये 9.8 जूल हमारे पास में आ गया। ये जो वैल्यू आई है दोस्तों वो है कि गुरुत्वीय बल द्वारा वर्षा की बूंद पर किया गया कार्य। तो बूंद जब ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल ही काम करेगा। उसके पश्चात ही जो बूंद है वो h ऊंचाई तय करके आएगी और जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इस बूंद के ऊपर जब वो ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है और यदि उसके ऊपर कोई अन्य बल काम नहीं करता है तो सारी की सारी जो स्थितिज ऊर्जा है पृथ्वी के सरफेस पर पहुंचते पहुंचते गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। बट हमारे को इस क्वेश्चन में बता रखा है कि ये जो गतिज ऊर्जा है दोस्तों इस तरीके से बता रखा है कि जो एक बूंद के ऊपर वायु का प्रतिरोध काम करता है, प्रतिरोधी बल काम करता है और वो प्रतिरोधी बल कितना होगा। देखिए दोस्तों, जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस यहां पर क्रिएट कर रहा है वो प्रतिरोधी बल द्वारा किए गए कार्य से ही उत्पन्न होता है। तो हमारे को बी पार्ट में यही पूछा है कि अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य। कोई अज्ञात प्रतिरोधी बल काम कर रहा है और अज्ञात प्रतिरोधी बल के द्वारा कितना काम किया जा रहा है वो हमारे को पूछा है। तो अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य। दोस्तों, इस अज्ञात प्रतिरोधी बल द्वारा जो किया गया कार्य है प्रतिरोधी बल होता है तो उसको हम पुट करें WR से। अब इसको आप एक बार समझ लेंगे। ये दोस्तों ये जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है और यहां से सारी की सारी जो एनर्जी होती है वो स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होती है। यहां पर सारी जो एनर्जी होती है वो गतिज ऊर्जा के तुल्य होती है। अब यहां पर जब गतिज ऊर्जा के रूप में एनर्जी यहां पर हम देखेंगे तो ये गतिज ऊर्जा के रूप में जो एनर्जी होगी वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि वायु का जो प्रतिरोधी बल है वो इधर काम कर रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल इधर काम कर रहा है। तत्पश्चात जो सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तत्पश्चात थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आ जाता है और वो डिफरेंस कितना आएगा वो यहां पर देखेंगे दोस्तों। मैं यदि यहां पर कि जो प्रतिरोधी बल है वो ऊपर की दिशा में काम करता है और स्थितिज ऊर्जा हमारे पास में इस W के बराबर है और गतिज ऊर्जा को मैं यहां पर कैसे पुट कर दूं।
तो गतिज ऊर्जा पहले यहां पर एनर्जी W थी, नीचे आते ही K हो गई, ऊपर की ओर जो कार्य किया गया है वो है WR, जो कि W माइनस K के इक्वल होगा। W की वैल्यू हमारे पास में है, K की वैल्यू यहां पर दोस्तों मैं फाइंड आउट कर लेता हूं। K बराबर होता है m इंटू वी स्क्वायर। देखो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा यहां पर 0 है, तत्पश्चात आप गतिज ऊर्जा को हाफ mv स्क्वायर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। m की हमें वैल्यू दे रखी है 10 की घात -3 और v की जो वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दे रखी है वो दे रखी है 50 का स्क्वायर। तो यहां से दोस्तों क्या निकल कर आएगा, हाफ 10⁻³ और यहां से हमारे पास में आ गया ये 2500। तो दोस्तों यहां से जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास में जो k की वैल्यू है वो निकल कर आ गई दोस्तों। इससे डिवाइड 10 की घात -3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ गया, फिर 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो 1.25 जूल निकल कर आएगा। W की हमारे पास में वैल्यू थी 9.8, इसको 0 भी लगा देता हूं, और K की जो वैल्यू हमारे पास में आई 1.25। तो दोस्तों हमारे पास में वैल्यू है वो कितनी रह गई है, वो रह गई हमारे पास में 8.25। इसमें से निकाल लेंगे तो दोस्तों 55 जूल। तो WR इक्वल टू 8.55 जूल हमारे पास में निकल कर आता है। यह है वायु के प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य। तो यही है दोस्तों हमारे पास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और आप लोगों को ये जो एग्जाम्पल है वो भी अच्छे से समझ में आया होगा।